नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी का पूरा निचोड़ पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें आपको डू एंड डोंट्स तथा कुछ उदाहरण भी मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये शिक्षक भर्ती की हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डू एंड डोंट्स आपको तैयार हो गया तो आपको मान के चलिए आधा से ज़्यादा सिलेबस तैयार हो गया। डू एंड डोंट्स जो है एक संजीवनी बूटी का काम करता है। अगर डू एंड डोंट्स आपको तैयार है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है। लेकिन याद रखना, डू एंड डोंट्स जो होता है ये 100% सही नहीं होगा, ये संभवतः सही होगा। बाकी प्रश्न पर निर्भर करता है कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसके अनुसार आपको ऑप्शन से उसका उत्तर चुनना है। तो ये बात आपको याद रखना कि डू एंड डोंट्स आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा प्रश्नों को हल करने में, लेकिन वो 100% सही नहीं होगा कि डू एंड डोंट्स देखा आपने और तुरंत मार दिया। तो प्रश्न निगेटिव है कि पॉजिटिव है, सब प्रश्न पे डिपेंड करेगा। तो आपको हर एक विषय की पेडागोजी जिसमें जिसमें आती है, आपको सबकी डू एंड डोंट्स मिलने वाले हैं। तो डू एंड डोंट से क्या करना है, केवल आपको पढ़ लेना है। आधा से ज़्यादा आपका सिलेबस उसी से कवर हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि आप जब पेपर में जाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा वो। पेपर के हर एक प्रश्न में कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको आता नहीं होगा और आप एकदम सही कराओगे केवल डू एंड डोंट्स की मदद से। शब्दों को आप पकड़ लिए और उससे आपने सही कर दिया प्रश्न के अनुसार। तो आप जानते हैं, आपको बता भी चुके हैं कि हर एक वीडियो में 3 से 4 घंटा समय लगता है। केवल क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपकी प्रॉपर मदद कर पाएँ। सीटेट से लेकर सुपर टेट तक हम आपके हर एक कदम पे साथ हैं। और मैथ्स के लिए हर एक कोई भी आप पेपर देने जाएँ, चाहे वो सीटेट हो गया, बैंक हो गया, फोर्स रिलेटेड हो गया, यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, कोई भी परीक्षा हो जिसमें मैथ आती है, हर एक का जैसे जैसे जिसका नोटिफिकेशन आएगा हम उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे और पढ़ाया जाएगा। 1 से 2 टीचर और हम रखेंगे जिससे प्रॉपर आप लोगों की पढ़ाई हो पाए। और कुछ ही दिनों में ऑनलाइन आएंगे जिससे आपको प्रॉपर हर एक दिन अच्छे तरीके से आपकी क्लास हो और आप अच्छे से अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हिंदी पेडागोजी का निचोड़, या फिर कहिए डू एंड डोंट्स। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हिंदी का आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डू एंड डोंट्स, हिंदी स्पेशल के लिए, जो संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्योंकि बच्चे हिंदी को ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, इसलिए उसको पढ़ते नहीं हैं और उसमें नंबर क्या होते हैं, कम। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से सबकी पढ़ाई करना है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, जिससे आपको जो विषय आपका है, जो मेन विषय है, उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी के डू एंड डोंट्स पढ़ रहे हैं। डू पॉइंट में क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। इनसे आप विकल्पों में जाके प्रश्नों को पढ़ेंगे और विकल्पों में जाके अगर आपको सकारात्मक वर्ड मिलता है प्रश्न के अनुसार, उसका उत्तर सही होता है, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, एक एक को अच्छे से समझते हैं जिससे आप आसानी से पेपर में समझ पाओ। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे जिससे हमको पेपर करने में आसानी हो। सबसे पहला क्या है, अर्जन। अर्जन क्या होता है, अर्जन मीन्स होता है ग्रहण करना। अर्जन का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना। मतलब कितना अच्छा बच्चा ग्रहण कर पा रहा है। सिखाते तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन उतना कितना अर्जन कर पा रहा है। और इसको और भी कह सकते हैं समझने की क्षमता, समझने की क्षमता भी कह सकते हैं अर्जन को। अगला क्या है, अवसर। यानी बच्चे को जितना अधिक हम अवसर देंगे, भाषा सीखने के जितने अधिक अवसर देंगे, उतना ही अधिक क्या करेगा, वो भाषा में विकास कर पाएगा। अगला क्या है, परिवेश। परिवेश में क्या होता है, वातावरण। बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा, उसे जैसा वातावरण मिलेगा उसी में वैसा वो ढल जाएगा। अगर अच्छा वातावरण मिलेगा तो खूब अच्छी पढ़ाई करेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा है, आप याद करिए, आप जब
कोई आपके यहाँ छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने कोई चीज़ उठा के फेंकोगे तो वो भी फेंकेगा, अगर आप किसी को मारोगे ऐसे तो वो भी मारेगा। मतलब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। तो बच्चों के सामने हम वातावरण हमको कैसा रखना है, अच्छा रखना है, जिससे वो अच्छा वातावरण पाके विकास हो सके उनका। अगला क्या है, सुबोपली। ये क्या होता है, भाषा कौशल है। ये क्या है, चारों भाषा कौशल हैं। सु से क्या होता है, सुनना, और बो से क्या होता है, बोलना, पा से पढ़ना, और ला से लिखना। इसी का एक पार्ट है पढ़ना। अगला क्या है, अर्थ ग्रहण करना। कितना अच्छा बच्चा अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, यह भी बहुत निर्भर करता है, क्योंकि पढ़ाते तो बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना वो ग्रहण कर पा रहा है। तो अर्थ ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। अगला क्या है, सृजनात्मकता। सृजनात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। सृजनात्मक क्या होता है, नवीन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो नवीन परिस्थितियां होती है उसका सामना नहीं कर पाते हैं। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नवीन परिस्थितियों का सामना करने की उनके अंदर क्षमता होती है। वो अस्तित्व में आना, या फिर कह सकते हैं अस्तित्व में आना, या उगना, या निर्माण करने की योग्यता, उसे भी क्या कहेंगे, सृजनात्मक। अब आइए अगला देखते हैं, नवीनता। नवीनता का अर्थ होता है नयापन से या नवीनपन से। अब आइए आगे देखते हैं, भाषा प्रयोग। तो भाषा प्रयोग, जितना अधिक बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा उतने ही उसके भाषा का विकास होगा। अगला है इंद्रियों का प्रयोग। तो जितनी ज़्यादा बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करेगा, जैसे एक इंद्रिय काम कर रही है अगर उसकी पढ़ने में तो थोड़ा विकास होगा, 2 कर रही हैं तो थोड़ा और, फिर 3 कर रही हैं थोड़ा और। अगर ज़्यादा इंद्रियां काम कर रही हैं उसके पढ़ाई में तो वो क्या, उसमें उतना ही अच्छा वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कि केवल एक इंद्रियां काम कर रही, एक इंद्री काम कर रही है तो वो थोड़ा सीख पाएगा, अगर 2 काम कर रही थोड़ा और सीख पाएगा, और अगर करके सीख रहा तो बहुत अच्छा सीख पाएगा। तो जितनी ज़्यादा इंद्रियां काम करेंगे उतना अच्छा बच्चा सीख पाएगा। सामाजिक गतिविधियां भी होना आवश्यक है। अगला है अग्रोन्मुखी दृष्टिकोण। अब आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अग्रोन्मुखी दृष्टिकोण। यानी बच्चे के प्रति माता पिता का क्या होना चाहिए, अग्रोन्मुखी महत्व है उनका। मतलब आगे बढ़ के बच्चों को क्या करना चाहिए, उनका विकास करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अब आइए अगला देखते हैं, मौलिकता। मौलिकता का अर्थ किससे है, मौलिक होने के भाव से है। मौलिकता का अर्थ किससे है, मौलिक होने के भाव से है। अगला क्या है, रचनात्मक निर्माण। रचनात्मक निर्माण यानी बच्चा कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में दोनों में क्या हो, निपुण हो, वो क्या कहलाएगा, रचनात्मक कहलाएगा। अगला क्या है, लचीलापन। यानी बच्चे के अनुसार क्या क्लास को ढल जाना चाहिए, मतलब शिक्षक को ढल जाना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से समझ पाए। फिर अगला क्या है, धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का अर्थ लिया गया है सीधे बिना, मतलब बिना रुके बच्चा जो है भाषा को बोल पाए, तो वो क्या कहलाएगा, धारा प्रवाह कहलाएगा। तो आइए अब अगला देखते हैं, वातावरण। तो बच्चे के लिए वातावरण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख पाए। अगर उसको पॉजिटिव वातावरण मिलेगा तो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। संसाधन उसके लिए अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या होने चाहिए, उचित संसाधन होने चाहिए, जिससे उसका पढ़ाई में अच्छे से मन लगे। विविधता का अर्थ क्या होता है, विविधता का अर्थ विविध होने से है। और फिर अगला क्या है, वैविध्यपूर्ण परिवेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैविध्यपूर्ण परिवेश का अर्थ है, वैविध्य का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, यानी भिन्न भिन्न वातावरण में बच्चे को परिवेश मिले, जिससे वो आसानी से चीज़ों को सीख पाए। आइए अगला देखते हैं, संदर्भ होना चाहिए सही। फिर अगला है बाल साहित्य। बाल साहित्य क्या, बाल साहित्य होता है कहानी हो गई, कविता हो गई, और कहानी हो गई, कविता हो गई, और नाटक हो गया, ऐसे जो बच्चे से रिलेटेड हो, जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएँ। फिर अगला है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता यानी एक से अधिक भाषा। एक से अधिक भाषा क्या कहलाएगा, बहुभाषिकता कहलाएगा। फिर अगला क्या है, संसाधन। यानी बच्चे के लिए उचित संसाधन होने चाहिए, जिससे वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएँ। बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उनके बाहरी जीवन से उनको जोड़ देंगे तो क्या करेगा, वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, अगर उसके लाइफ से अगर आप उसको जोड़ दोगे बच्चे को, तो वो क्या करेगा, बहुत आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा।
तर्क के आधार पे सोचना, तर्क के आधार पे सोचने का उसका विकास करना है। अगला है क्षेत्र भ्रमण। जैसे मान लीजिए किसी जगह के बारे में आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है मान लीजिए अयोध्या के बारे में, तो अयोध्या का भ्रमण करा दिया। अयोध्या से अगर बच्चा घूम जाएगा, अगर वहाँ घूम के आएगा तो वो बहुत कुछ वहाँ के बारे में जान जाएगा और अपने शब्दों में सब बयां कर पाएगा। तो क्षेत्र भ्रमण बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का। अगला है उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य बहुत आसान है। डॉक्टर क्या करते हैं? उपचार करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। उपचारात्मक कार्य का मतलब क्या होता है? समस्या का समाधान करना। अगला क्या है? मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बंद और दूसरा क्या होता है? मुक्त। तो मुक्त वाले क्या होते हैं? जिनका उत्तर देने में हम स्वतंत्र हों, हम स्वतंत्र हों और सभी सही हों। जैसे मान लीजिए अगर 10 है तो 10 का आपको योग बताना है, तो आप लिख सकते हैं 5 + 5 भी लिख सकते हैं, 8 + 2 भी लिख सकते हैं, 3 + 7 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए आपको कि आपको 5 और 2 को गुणा करना है तो केवल एक ही तरीका है, क्या है? ये 10 है। तो जो जिसका लिमिटेशन हो वो क्या कहलाता है? बंद कहलाता है। जिसका लिमिटेशन ना हो, जो स्वतंत्र हो, वो क्या कहलाता है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहलाते हैं। अगला क्या है? निर्माण। निर्माण कराने के लिए उनका विकास करना चाहिए जिससे वो निर्माण कर सके। खोजात्मक। जितना बच्चा खोजी होगा, जितना वो चीज़ों को खोजेगा उतना ही ज़्यादा उसका विकास होगा। खोज खोज के आसानी से बच्चा सीख सकता है। अगला क्या? उत्सुकता। हमेशा उसकी उत्सुकता को बनाए रखना है। अगला क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा जिज्ञासु है तो उसकी जिज्ञासा को बनाए रखिए। ये नहीं कि बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बताइए और टीचर ने क्या किया? टाल दिया उसको। तो टालना नहीं है, उसकी जिज्ञासा को शांत करना है और अच्छे से उसको जिज्ञासा को ख़त्म करना है और उसको अच्छे से पढ़ाई कराना जिससे उसका विकास हो सके। अगला क्या है? हस्तपरक। हस्तपरक का अर्थ एकदम साफ है, अपने चीज़ से जो कि अपने हाथों से जो किया जाए, मतलब स्वयं से जो किया जाए वो क्या कहलाता है? हस्तपरक कहलाता है। फिर क्या है? समान व्यवहार। हर एक बच्चे के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अच्छा है तो उससे प्यार से बोला जाए और कोई खराब है तो उसको डांट के बोला जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर बच्चे के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न करने का अवसर। हर बच्चे को प्रश्न करने का अवसर दिया जाए जिससे बच्चा आसानी से प्रश्न कर पाए। अब जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ पूछ रहा है और उसको प्रश्न करने का अवसर नहीं दे रहा है, चुप रहो बैठो, ये बिल्कुल नहीं करना। बच्चे को प्रश्न करने का अवसर देना जिससे वो उसका विकास हो सके, आसानी से पढ़ सके। अगला क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो किससे लिया गया है? ये आरेख होता है, कागजात होता है। इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। मातृभाषा में शिक्षा। बच्चे को हमेशा मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो आसानी से सीख पाए। चर्चाओं में शामिल। बच्चे को हमेशा कहते हैं चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उसको उत्तरदायी बनाना चाहिए। सकारात्मक सोच बनानी चाहिए उसकी और उसके प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव। फिर आ गया बढ़िया शब्द प्रत्यक्ष अनुभव। जितना प्रत्यक्ष अनुभव बच्चा करेगा जितना अच्छा, उतना अच्छे से चीज़ों को वो समझ पाएगा, उतने अच्छा वो अर्जन कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव बहुत बढ़िया विकल्प है पढ़ाने का। अगला क्या है? प्रत्यक्ष उदाहरण। मतलब प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देना। जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, गोला पढ़ा रहे हैं और हमने उठा के उसको गेंद दे दिया, तो वो क्या हुआ? प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया। फिर आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? सहयोग। उसको सहयोग करना चाहिए, हमेशा अनुभव कराना चाहिए उसको। सृजनात्मक। सृजनात्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट। सृजनात्मक में क्या होता है? सृजनात्मक नएपन से, यानी नवीन परिस्थितियों को सामना कर ले उसे क्या कहेंगे? सृजनात्मक कहेंगे। या निर्माण करने की योग्यता हो उसमें। अगला है चुनौतीपूर्ण कार्य। उसको हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए जिससे वो आसानी से उसका विकास हो सके। स्वतंत्र चिंतन। अगला क्या है? स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और अगला क्या है? पार्श्व चिंतन। अगला क्या है? पार्श्व चिंतन। पार्श्व चिंतन किससे लिया गया? पार्श्व चिंतन मतलब आसपास।
आसपास के जीवन से जोड़ के उसका चिंतन करना पौष चिंतन कहलाता है। अगला क्या है, स्वयं करके सीखना। जितना ज़्यादा बच्चा स्वयं करेगा उतना अच्छा सीखेगा। स्वयं करके सीखना सबसे अच्छा तरीका है। अगर बच्चे को अगर आप ऐसे समझाओ और उससे कहो कि स्वयं करके समझो तो बहुत अंतर आएगा। वो स्वयं करके सीखने में तुरंत सीख जाएगा चीज़ों को। जैसे अगला है मौका देना। हर एक बच्चे को क्या करना, हमको मौका देना है। उसका पर्यावरण क्या होना चाहिए, पर्यावरण हमेशा पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, जिससे वो आसानी से समझ पाए। फिर कौशल का प्रयोग होना चाहिए, यानी शुभोपरि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थ ग्रहण कर सके बच्चा अच्छे से और सीख सके। तो ये पॉजिटिव पॉइंट समाप्त हुए। अब आते हैं निगेटिव पॉइंट पे। तो निगेटिव पॉइंट आपको क्या बताएंगे, निगेटिव पॉइंट बताएंगे अगर प्रश्न के अनुसार देखना है आपको। अगर विकल्प में ये आया तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार, ऐसे नहीं कि ये शब्द मिल गया तो तुरंत काट दिए, प्रश्न के अनुसार। जैसे कंठस्थ हो गया, यानी कंठस्थ हमको बिल्कुल नहीं कराना बच्चे को। फिर अगला क्या, व्याकरण पे बल नहीं देना है। अंक के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, अंक के लिए तो पढ़ाया नहीं जाता। फिर मात्र शब्द आ गया, यानी मात्र यही, मात्र वही, तो बिल्कुल नहीं होगा। ही शब्द आ गया, गलती तो होगी, बच्चा गलती करेगा फिर उसके सीखेगा। केवल हो गया, केवल नहीं आना चाहिए। बजाय हो गया, बजाय भी नहीं होना चाहिए। तुलना करना, तुलना करनी नहीं है, सारे बच्चे समान हैं, सब एक समान होते हैं। फिर आइए परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाना बच्चे को। नियम सिद्धांत ज़्यादा नहीं पढ़ाने उसको। नियम पे बल नहीं देना है, नियम पर बल देना, नियम पे बल नहीं देना है। फिर आइए अगले पे चलते हैं, छड़ी का प्रयोग। तो छड़ी से बच्चा, अगर मान लीजिए छड़ी से आप पढ़ा रहे हैं तो छड़ी से बच्चा एक जब तक मारेंगे तब तक पढ़ेगा, फिर नहीं पढ़ेगा। तो उससे आपको अच्छे से पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना, जिससे बच्चा आसानी से पढ़ पाए। उच्च शिक्षा, उच्च काज नहीं होगा, क्या होगा, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चा को बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। उच्च कक्षाओं की शिक्षा के लिए कि वो बच्चा अच्छे से पढ़ जाए तो उच्च कक्षाओं में चला जाए, बिल्कुल नहीं। नियम सिद्धांत उसको रटाने नहीं है आपको। रोजमर्रा के लिए नहीं पढ़ाना है कि तुमको तुम्हारा व्यवसाय चल जाए, तुम्हारा रोजमर्रा जीवन चल जाए इसलिए तुम पढ़ो। त्रुटियों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। भाषा सीखने पर बल नहीं देना है, भाषा सीखने पर बल नहीं देना। भाषा सिखाना लेकिन उस पर बल नहीं देना कि मार उससे अड़े ही रहना। तो आइए दोस्तों अब उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण है पहला, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, फिर ऑप्शन पे देखते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो केवल वाले वर्ड ऐसे ही कट जाएंगे। साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, परीक्षा भी आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब कोई भिन्न भाषा बोलेगा बच्चा या पढ़ेगा या कुछ भी करेगा तो साथ साथ अपनी भाषा भी तो सीखा। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपकी भाषा हिंदी है और आप इंग्लिश का ज्ञान ले रहे हैं, तो आप चीज़ों को क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करेंगे। यानी आपका इंग्लिश का ज्ञान तो हो ही रहा, साथ में हिंदी का भी ज्ञान बढ़ रहा है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है, पहला है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन और वीडियोग्राफी, और अगला है लिखित परीक्षा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्टफोलियो है। आइए पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में शिक्षक को सर्वाधिक महत्व क्या है, पोर्टफोलियो को देना चाहिए। पोर्टफोलियो विद्यार्थी की प्रगति का क्या है, प्रलेख है। पोर्टफोलियो एक अवधि अथवा पूरे वर्ष में विद्यार्थियों के रूप चित्र है। विद्यार्थियों को निर्धारित किए गए सभी कार्य तथा शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन पोर्टफोलियो में शामिल होता है। भाषा एक लंबे समय में सीखा गया कौशल होता है जो समृद्ध भाषाई परिवेश और अभ्यास के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। बालक भाषा कौशल के रूप में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्रमिक रूप से और निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखता है। अतः भाषा कौशल के आकलन के लिए कोई निश्चित मानक परीक्षण उपयोगी नहीं हो सकता। इसके लिए आकलन की पोर्टफोलियो विधि ही सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो बहुत आसान है, इसमें क्या होगा, पहला विकल्प सही होगा, पोर्टफोलियो। अब ये हिंदी का समाप्त हो गया। हिंदी का डू एंड डोंट्स हम पढ़ चुके हैं, मैथ्स का भी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी हो गई, मैथ्स हो गई। फिर अब अगले विषय का डू एंड डोंट्स लाएंगे किसी दिन, और
एक सब्जेक्ट का सिलेबस अब स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पेपर चल रहे हैं तो कुछ दिन 8 से 9 तारीख तक आपको ऐसे एक एक दिन 2 दिन के गैप पे वीडियो मिलते रहेंगे। और फिर 9 जुलाई से आपको रेगुलर एक वीडियो से 2 वीडियो रोज़ मिलेगा। और 3 से 4 महीने में आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलने लगेंगी। ऑनलाइन जल्दी ही आने वाले हैं हम, ऑनलाइन क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। सेटअप सारा करना है, उसी में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।